जय हिंद। तो आज हम लोग जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद जो वीडियो पहले देख चुके हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 जो बन चुका है, आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इसमें जो है ना हम आपको जर्मनी के एकीकरण और यूनान में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं पूरी तरह से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इटली में एकीकरण जो है पूर्ण तरह से पढ़ लिए। इटली में एकीकरण जो है पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं जर्मनी में एकीकरण। जर्मनी में किस प्रकार से जो है वहाँ संघर्ष हुआ एक जो है देश को पूरी तरह से जो है एकीकृत करने में। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्मनी जो पहले था कैसा था और बाद में क्यों अलग हो गया और उसको किस प्रकार से एक किया गया है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो समझिए, सबसे पहले जर्मनी के हम लोग इतिहास देखते हैं। सबसे पहले जर्मनी के इतिहास में चलते हैं। जर्मनी का इतिहास में कैसे क्या हुआ था। जर्मनी जो है ना पहले शामला के नेतृत्व में संगठित रूप से चल रहा था। कथी रूप से? संगठित रूप से चल रहा था। शामला के नेतृत्व में संगठित रूप से चल रहा था, यानी उस समय मध्य काल था। कौन काल था? मध्य काल। उस समय मध्य काल यानी 800 ईस्वी का बात हो रहा है। 800 ईस्वी का बात हो रहा है। मध्यकाल 800 ईस्वी का बात हो रहा है। जब इस समय था ना, तो इस समय जो है शामला के नेतृत्व में बहुत अच्छा जो है जर्मनी संगठित राज्य के रूप में उभर कर जो है अपना जो है नेतृत्व जो है कर रहा था। बात समझ में गया? लेकिन हम लोग जानते हैं ना, एक परिवार का जो है संगठन तभी तक चल सकता है जब तक उसमें क्या हो, समानता का भाव हो, हर प्रकार से समानता हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से, हर तरह से समानता हो, तभी जो है वो संगठित रूप से चलेगा। अगर समानता नहीं हो तो वह जो है आपस में ही खुद जो है कट के बिखर जाता है। होता है ऐसा। तो यही चीज हुआ जर्मनी में। देखिए, जर्मनी जब आधुनिक काल आया ना, ये तो मध्य काल था। पहले प्राचीन आता है, फिर क्या मध्य, उसके बाद क्या आधुनिक। तो जब आधुनिक काल आता है ना, तो आधुनिक काल में होता क्या है समझिए। ये जो जर्मनी था ना, ये जर्मनी जो है ना विखंडन हो जाता है। ये जर्मनी क्या होता है? विखंडन हो जाता है। विखंडन होता है ना, कब होता है विखंडन? तो आधुनिक काल में। आधुनिक काल में विखंडन होता है। विखंडन का मतलब कथी? बिखरना, टूटना। एक छोटा सा मान लो कि एक देश है, वह देश जो है अपने अपने जो है राज्य में माने बिखर गया और खुद का जो है उस पर शासन करने लगा। जैसे अभी हमारा देखिए देश ही देख लीजिए, भारत। तब भारत बिखरा हुआ नहीं ना है, नहीं है। सब पर एक केंद्र का सरकार का जो है शासन चलता है कि नहीं? अगर यही रहता, केंद्र सरकार का जो है शासन ना चलता, तो अलग अलग राज्य जो है अपना नियम कानून बनाता, केंद्र का कोई कानून का जो है बात नहीं मानता। अगर ऐसा रहता था, सब कोई जो है अपना शासन प्रणाली से जो है कार्य को करता। लेकिन भारत में देखिए, भारत में सब अपना ही प्रणाली बनाता है। हर राज्य का अलग अलग कानून है, हर राज्य का अलग अलग नियम है चलाने का। लेकिन एक केंद्र उस पर राज करता है, यानी एक जो है राजा की तरह जो है सरकार राज करता है, ताकि कोई भटके नहीं। केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोग देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पर जो है सीधा केंद्र का उस पर जो है कब्जा होता है। ताकि क्योंकि वे ऐसा राज्य है जिसपे जो है ना साइड वाला है राज्य। ऐसा जैसे देख ले हम लोग, समुद्र के किनारे, सागर के किनारे ऐसा बहुत राज्य है, या फिर कहे जो है सीमा तटीय क्षेत्र में ऐसे राज्य है जो अगर चाह ले तो दूसरे के बहकावा में क्या हो सकता है, सम्मिलित हो सकता है, उसमें विलय हो सकता है। इसके कारण केंद्र सरकार क्या करते हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके उस पर खुद का अधिकार उस पर जमा लेते हैं। बात समझ में आ गया? यही चीज होता है। जैसे यहाँ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर वगैरह ये देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उस पर पूरा केंद्र का ही अधिकार होता है खास करके। बात समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पर नहीं हो पाया। कहाँ? जर्मनी में नहीं हो पाया। कैसे नहीं हुआ समझो। पूरा जो है एक जो है पहले शामला जो है चलाती थी अपने नेतृत्व में सभी को, लेकिन धीरे धीरे जो है अपना उसमें फुटकाव होने लगा। सब जो है अपना जो है शासन चलाने लगा। हर राज्य में छोटा छोटा जो है राज्य में चलाने लगा। जो राज्य आधुनिक काल आते आते 300 राज्य में, 300 छोटा बड़ा राज्य में क्या हुआ,
विखंडित हो गया। 300 छोटा बड़ा राज्य में क्या हो गया जी? विखंडित हो गया। क्या हो गया? विखंडित हो गया, मतलब बंटवारा हो गया, टूट गया। जैसे एक परिवार में मान लो कि एक परिवार में एक गार्जियन है, उसके 4 गो 5 गो बेटा है, सब जो है परिवार को एक गार्जियन बढ़िया से चला रहा है अपने काल में। जैसे ये काल जो है उन गार्जियन को समाप्त होता है तो ना देखते हैं अपने में काटाकुटी करके जो है बंटवारा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। तो सेम प्रोसेस भी यहाँ पे हुआ था। जब सामला के नेतृत्व में मध्यकाल में चला तो ठीक था, सब संगठित था, लेकिन जैसे इनका जो है नेतृत्व तो खत्म होता है तो ये जो है ना 300 राज्य में विखंडित हो जाता है, 300 राज्य में विखंडित हो जाता है। उसके बाद और कारण हो सकता है, विषमताएं बड़ी थी इसमें, विषमताएं, विषमताएं क्या था? बहुत ज्यादा था विषमताएं। खुला नहीं है का? नहीं खुला है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गेट खोलना है। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्या, विषमताएं। तो विषमताएं किस प्रकार से थी? तो विषमताएं थी सामाजिक, सामाजिक, धार्मिक भी थी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भी ये बात था। बात समझ रहे हो? मतलब जिसमें बहुलक संख्या में, बहुत संख्या में जो है प्रोटेस्टेंट लोग थे, कैथोलिक लोग थे, प्रोटेस्टेंट लोग, और कम संख्या में कैथोलिक रोमन ये लोग थे। उस तरह जो है और जो है विषमताएं फैल रही थी। उसके बाद भाषा के आधार पर भी विषमताएं थी। उसके बाद देखें तो भौगोलिक आधार पर भी विषमताएं थी। भौगोलिक के बाद देखें तो राजनीतिक आधार पर भी जो है विषमताएं थी। ये सारी विषमताएं फैली थी कहाँ? यूरोप में। चाबी, चाबी घर ही होगा, बाहर वाले रूमों में। ठीक, राजनीतिक विषमताएं थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि ये चीज है क्या, विषमताएं का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, विषमताएं मतलब होता है क्या कि सब की भावनाओं को अलग अलग जो है, अलग अलग से देखना, सबकी भावनाओं को अलग अलग देखना, किसी में समानता का भाव नहीं रखना। जैसे मान लीजिए कि हम एक जो है टीचर के रूप में है, मान लीजिए सारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो सारा को जो है हमको एक भाव से ना देखना होगा, समान भाव से देखना होगा। बात सही है, देखना चाहिए, तभी जो है एक क्लास का जो है सुदृढ़ ढंग से जो है उसको क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अब वही जो है हम असमानताएं भाव से देख लेने लगे, किसी का जो है छोटा समझ लेने लगे, किसी को बड़ा समझ लेने, किसी को भोंत, किसी को तेज, किसी के जो है आर्थिक रूप से जो है शोषण करने लगे, या तोरा लंग पैसा ना हो, तू जो है पैसा पहले जमा कराओ तब तोरा का जो है बढ़िया से पढ़ाओ, जो निकल क्लास से। ऐसा होगा तब विषमताएं फैल जाएगा। फिर कहें कि ये तुम जो है छोटा जात से है, तुम बड़ा जात से है, तुम बड़ा जात से है, तुम हमारे पास आओ, तुम छोटा जात से तुम नहीं आओ। ऐसा विषमताएं अगर फैलने लगे तो बोलो एक क्लास में जो है ना असमान की भावनाएं फायदा होगा कि नहीं, विषमताएं की भावना फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो उसी प्रकार एक देश में होता है, एक देश में विषमताएं की भावना कैसे फैल गया, इसी तरह सामाजिक रूप से, मतलब सामाजिक रूप से क्या, सामाजिक रूप से उसको हीन देखने लगा, धार्मिक रूप से कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, तुम्हारा धर्म बड़ा नहीं है। उसके बाद जो है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर चेंजेज होने लगा। जैसे भारत में अभी सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, ये सब है ना। तो जैसे तमिलनाडु वाला का है कि ना हम जो है अपना जो है सारा भाषा देश पर थोपना चाहते हैं कि इसमें जो है तमिलनाडु ही बोलना होगा, सबको तमिल भाषा ही बोलना होगा। तो ऐसा असंभव बात है, ऐसा संभव बात है ही नहीं। अब ये जो है विद्रोह फैलने लगेगा पूरा देश में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है हिंदी, उसको जो है सब तरह जो है राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा जो है लागू किया गया है कि नहीं? बिल्कुल किया गया है। लेकिन यही थोप दिया जाए कि नहीं, सारा राज्य में हिंदी ही बोलना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया कि हिंदी ही बोलना पड़ेगा, हिंदी के अलावा दूसरी भाषा जो है बोलना नहीं पड़ेगा। तो बोलो विद्रोह पैदा होगा कि नहीं? बिल्कुल पैदा हो जाएगा। तो वही कारण यहाँ भी हुआ, भाषा के आधार पर क्या किया गया, विषमताएं फैलाया गया कि नहीं तुम्हारा भाषा जो है छोटा भाषा है, हटाओ। जैसे हम लोग के भाषा का होता है ना, बिहारी भाषा, तुम बिहारी हो, इतना हीन भाव से हम लोग को देखा जाता है।
बिहार को लोगों को बहुत हीन भाव से देखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया हो गया ना बिहार का, भाषा के आधार पे, पहनावा के उड़ाव पे, बोल चाल के आधार पे, सब आधार से जो है हीन भाव से देखा जाता था, देखा जाता है अभी भी। अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी फिलहाल कम हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए भौगोलिक आधार पे, भौगोलिक क्या होता है? भौगोलिक का मतलब होता है कि जैसे मान लिए कि एक राज्य है, तो एक राज्य में हम खूब जो है उद्योग लगा रहे हैं, खूब जो है हर चीज करा रहे हैं, एक राज्य में कुछ कराइए नहीं रहे, तो मांग करेगा कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी के 3 बेटा, तो तीनों बेटा को एक समान सबको देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना होगा। अगर एक समान नहीं देखिएगा तो एक भड़केगा कि नहीं? बिल्कुल भड़केगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आपका जो सारा राज्य एक साथ सम्मिलित है, अगर आप उसको एक साथ नहीं देखिएगा, एक साथ जो है सब पर विकास नहीं कीजिएगा, तो बोलिए वो भड़केगा कि नहीं? बिल्कुल भड़केगा। तो वही कारण हो गया। राजनीतिक भी बहुत सारी कारण थी। जैसे अभी देख लीजिए, अभी जैसे उप चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो है जनरल कैटेगरी को जो है हटा दिया गया है। जनरल कैटेगरी को क्या किया गया? हटा दिया गया है कि जनरल अभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जो है SC ST वगैरह चाहे अति पिछड़ा जो है वो लड़ेगा, सब नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान कहता है कि इसमें सबको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें समान भाव से सबको देखा जाता है, सबको चुनाव लड़ने की अधिकार है। लेकिन वही चीज अगर खाली सब के लिए कह दिया जाए, तो जनरल के आगे SC ST का वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। खड़ा ही नहीं होने देगा। खड़ा होता है तो वो इतना ना पैसा फूंक देगा जनरल वाला कि SC ST का उतना ताकते नहीं है कि जो है वो चुनाव लड़ पाए। और चुनाव भी लड़ेगा तो जो जाके इसे सटा देगा, 2 धमकी दे देगा, चुप हो जाइएगा, मुंह बंद हो जाएगा आपका, लड़ ही नहीं पाइएगा। तो ये होता है। तो कानून जो है ना, नियम लाया है कि नहीं, इस साल जो है सिर्फ SC ST ही लड़ेगा, इस साल जो है सिर्फ जो अति पिछड़ा है, जो माने बहुत निचली कास्ट से है, वो लड़ेगा, जनरल अभी थप रही है। फिर आगे साल आएगा कि हाँ सिर्फ जनरल ही लड़ेगा, फिर आगे साल आएगा कि नहीं जनरल और निचली कास्ट वाला भी लड़ेगा, सब लड़ेगा। तो इस तरह से नियम है। तो ये नियम अच्छी है, लेकिन ये नियम इसमें खराब थी कि नहीं, इसमें जो है जो बड़े हैं, प्रोस्टेंट है, ज़्यादा संख्या में है, वही जो है चुनाव लड़ रहा है, और उसी का जो है वर्चस्व चल रहा है, वही जीत जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यही जो है भेदभाव क्या हुआ, इस पे जो है अलग होने में असर करने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी विषमताएं थी। तो देखो, जब कहीं जो है ना बिखराव होता है तो जुड़ाव का भी काम शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर टूट रहा है ना, तो जुटता भी है, टूटता है ना तो जुटता भी है। दुख है तो सुख है, हेड है तो तेल है। बात समझ में रहे? कोई चीज है ना, टूटने के बाद भी बिखरता है। बात समझ रहे हो? कोई चीज ऐसा चीज होता है जो टूटने के बाद बिखरता है। जैसे पत्थर को देखिए, पत्थर को जब तक आप तोड़िएगा नहीं, तराशिएगा नहीं, तब तक वह जो है एक मूर्ति का स्वरूप नहीं लेता है। तो जब तक आप पत्थर को तराशिएगा नहीं, तब तक आप जो है उसमें मूर्ति का जो है ना स्पष्ट रूप से जो है ना एक भगवान की प्रवृत्ति को नज़र से नहीं देख सकते हैं। तो क्यों? उसको तराशा गया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो वही चीज़ है ना, जब पूरी तरह से विषमताएं फैलने लगा, और वही में एक मेटरनिक तो अलगे जो है अपना जो है दबाव डालने का फेर में रहता था कि कहीं भी जो है सबको अलग करते रहो, शासन करो उस पर चढ़ के। राष्ट्रवाद के जहाँ भावना फैल रहा है वहाँ पे जो है हमला करो, राष्ट्रवाद जहाँ जो है फैलने का कोशिश हो रहा है वहाँ पे जो है जाके हस्तक्षेप करो। मेटरनिक का काम था। मैटर किसी के मैटर में जो है क्या है, दखल देना, किसी के मैटर में जो है अपना दखल दे देना, मेटरनिक का काम था, जो घोर प्रतिक्रियावादी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बात समझ रहे हो? चलो अब देखो होता क्या है। तो जब ये सब अलग अलग हो जाता है ना, तो एकीकरण शुरू होता है। कैसे? समझो, अब ये तो हमारा फैलाव था, ये फैलाव था कि टूट गया, विखंडित हो गया, यही सब कारण था विखंडित होने का। और जर्मनी में अब एकीकरण का भावना पैदा होता है। एकीकरण 1789 के क्रांति से जो है ना जर्मनी में एकीकरण का भावना पैदा होता है।
बात समझ में आ रहा है? तो एकीकरण का भावना पैदा होता है ना, तो किस प्रकार से होता है समझिए, किस तरह से होता है। सबसे पहले देखिए होता क्या है, जब ये सब विखंडित हो गया ना, विखंडित हो गया, तो मेटरनिख का जब अंत होता है 1848 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं ना मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग क्या है, तो 1815 यानी वियना सम्मेलन से लेके 1838 यानी मेटरनिख युग का अंत तक के जो बीच वाला जो काल है ना, उसको मेटरनिख युग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, इससे लेके 1848 तक जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लुई फिलिप के नेतृत्व में, जो हारा था, तो ये दोनों के बीच के काल को क्या कहते हैं, मेटरनिख काल कहते हैं या फिर मेटरनिख युग कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब उसका लुई फिलिप का जो अंत हुआ था ना 1848 में, और मेटरनिख का भी अंत हुआ था 1848 में ही। बात समझ में आ रहा है? जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे जब मेटरनिख का अंत होता है, तो वहाँ पे एक जो है ना नया जो है ऑस्ट्रिया के राज्य में नया शासक उत्पन्न होता है, फ्रेडरिक। कौन होता है? फ्रेडरिक। फ्रेडरिक जो उत्पन्न होता है ना नया शासक, तो फ्रेडरिक जब वहाँ पे नया शासक बनता है ना, तो वो जो है ना, वो जो क्या करता है, रूढ़िवादी विचार के जा रहा था, रूढ़िवादी विचार के ज़्यादा था, गणतांत्रिक विचारधारा का नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई राज्य में हम जो है अपना संघर्ष करें, खूब मेहनत करने वाला नहीं था, आलसी व्यक्ति था। कौन? फ्रेडरिक। कौन था? फ्रेडरिक। अब जब फ्रेडरिक ऐसा नहीं कर पा रहा था, आलसी माने विचार का था, उतना जो है संघर्ष का जो है क्षेत्र में ज़्यादा ही नहीं रहता ना। देखते हैं कि कोनो अगर राजा भी बन जाता है तो वो ज़्यादा मेहनत करने का फेर में नहीं रहता है, मेहनत करता ही नहीं। जैसे आप सुअर को जो है ना, सुअर को कितनों सेंट उंट मार दीजिए, बिस्तर पे बैठा दीजिए, फिर भी वो कहेगा ना हम पौखिए में जाएंगे। वही हाल फ्रेडरिक का था, कितना हो राजा से विशोभित कर दिया गया, लेकिन ना हम जो है पौखिए में जाएंगे, हम जो है इसमें काम नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जब फ्रेडरिक का जो है ना, फ्रेडरिक का मृत्यु होता है, कथी होता है? मृत्यु होता है। तब मृत्यु होता है ना, तो एक नया उसका जो है ना शासक बनता है, उसका भाई बनता है विलियम प्रथम। भाई विलियम प्रथम जो है वहाँ का एक शासक बनता है, नया शासक। और जो है ना ये शासक बनता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, ये गणतांत्रिक विचारधारा का था। गणतांत्रिक जो विलियम प्रथम था, ये कौन विचारधारा का था? गणतांत्रिक विचारधारा का था। ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो। बात समझ में आ रहा है? तो यही देखो दिमाग लगाता है। इसके बीच बीच में जो अच्छे अच्छे आदमी थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो तो अपना जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाते ही थे। जैसे आप लोग जैकब ग्रिम देख लीजिए, यहाँ पर दे देते हैं, जैकब ग्रिम नहीं मिलेगा? ओह अच्छा, कोनो मिला ना, खुदा पहाड़ निकला चूहिया, जो चाबी को खोज रहे थे आप हमारे चाबी को खोज दिया, मेरा चाबी आप, चलिए ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आते हैं। तो जैकब ग्रिम जो था ना, जैकब ग्रिम ये जो बुद्धिजीवी लोगों में था। उसके बाद हीगेल कांट, बंद नहीं कीजिएगा उधर से, हीगेल कांट, जैकब ग्रिम, हीगेल कांट, उसके बाद अंडर्ट, बात समझ रहे हैं? अंडर्ट, उसके बाद लॉर्ड बायरन जैसे कवि, महान कवि, ये सब लोग जो है ना बुद्धिजीवी लोगों में आते थे, कवि थे, जो अपने जो है चित्र के माध्यम से, जो है अपने जो है द्वंद्ववाद के माध्यम से, जो अपने जो है ना बहुत तरीके से कविता लिख के, मतलब जो जिस तरह से है अपना जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाने लगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे किसी का जो है बोलने का तरीका अच्छा है, तो 10 गो 20 गो लोगों में जाके अच्छा से बोलेगा, तो उसका जो है बोली का जो है ना, उसका बोली का प्रभाव पड़ेगा। बात में इतना दम होता है ना कि आप किसी भी मनुष्य को जो है ना अपने प्रति आकर्षित कर सकते हो। मोटिवेशन स्पीकर कैसे होता है? उसके सिर्फ बातों में दम होता है। बात समझ रहे हो? तो बात की शैली है ना, बात करने की शैली एक ऐसी कला है कि आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तब बातों की शैली ही आपके जीवन को
बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बिजनेस में ही क्यों ना हो, पढ़ाई वाली क्षेत्र में ही क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में हो, नेतागिरी में काहे ना हो, आपकी बातों की शैली से ही आपको लोग जज कर लेगा कि हाँ ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो बात की शैली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करना एक कला है, बात समझ रहे हो? बात करना एक क्या है, आर्ट है, लेकिन हम साइंस का स्टूडेंट है बात समझ रहे हो? हाँ। चलो, तो जैकब ग्रिम, ऑनडर्ट, ये सब लोग जो थे ना, बुद्धिजीवी लोग थे, ये लोग क्या किए, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना क्या किए, शुरू कर दिए। अब जैसे शुरू किए ना, तब बहुत जगह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, मतलब सॉरी, लोकतांत्रिक जो है आंदोलन छिड़ा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहुत सारी संग्राम हुआ। उसको देखते हैं उसको किस प्रकार हुआ। इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखिए, जैसे मान लिए कि राष्ट्रीय जैसे मान लिए कि कोई एक शासक अगर चाहे कि किसी राज्य में राष्ट्रवाद जगा देता, ऐसा थोड़े हो सकता है। बुद्धिजीवी लोग का भी काम होता है। जैसे महात्मा गांधी चाहते कि खाली हम अकेले जो है इस देश को जो है पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे, तो ऐसा संभव है नहीं। बहुत लोग जो है अपना बलिदान दिए हुए, भगत सिंह बलिदान दिए हुए, राजगुरु सुखदेव, ये सब, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत लोग जो है ना इस देश के लिए क्या किए हैं, अपना जो है जान गंवाए हुए हैं। ठीक, तो एक जो है ना आदमी से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता है, कहावत सुने हैं ना आप? तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सिर्फ एक फ्रेडरिक एंगल के भाई विलियम प्रथम के द्वारा शासक बन जाने और बिस्मार्क को जो है शासक बना देने से कुछ नहीं हुआ। बुद्धिजीवी लोग का जो है भी ना इसमें योगदान रहा राष्ट्रवाद को फैलाने में। अगर हम चाहें कि खाली मोदी जी चाह लेंगे कि हाँ हम ये जो है भाषण से अपना जो है जीत जाएंगे, तो ऐसा असंभव बात है। सिर्फ मोदी जी अपने भाषण से, यहाँ वहाँ टहलने से, यहाँ वहाँ जाने से नहीं जीत सकते हैं। उनका जो अनुयायी है ना, उनका सपोर्टर है, वही लोग जो है ना उनके बातों को बढ़ा चढ़ा कर जो है प्रसारित करते हैं पूरी तरह से। तो उनके जो है बातों को बहुत लोग सुनते हैं, जानते हैं। बात समझ रहे हैं? तब जाके उनका जो है प्रसार होता है, तब जाके वो जीतते हैं। ऐसे ही जीत जाते हैं। अकेला चाना बाहर फोड़ सकते हैं नहीं। उनके अनुयायी जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसको दिल से चाहते हैं, वो लोग जो है ना क्या करते हैं, उनका प्रसार पूरी तरह से करते हैं, दिमाग लगा के फ्री में, तब ना जीत जाते हैं। ऐसे ही जीत जाते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ। चलो, तो जैकब ग्रिम वगैरह ये सब जो है क्या था, बुद्धिजीवी लोग था जो राष्ट्रवाद का जो है ना बढ़ावा में काम किया। उसके बाद लोकतांत्रिक ऐसे बहुत से आंदोलन हुआ। बात समझ रहे हो? उसके बाद जो है ना बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुआ जिसको मेटरनिख के द्वारा दबाया गया। लेकिन एक था एना विश्वविद्यालय, एना विश्वविद्यालय, एना विश्वविद्यालय था ना, जो बाइमर राज्य में था। कौन राज्य में? बाइमर। एना विश्वविद्यालय था बाइमर राज्य में। यही जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। राष्ट्रीय जो है आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तब बाइमर में। कहाँ? तो एना विश्वविद्यालय में। बात समझ रहे हो? जर्मनी का जो राष्ट्रीय आंदोलन का मेन केंद्र जो था बाइमर में था, वो कहाँ था? तो एना विश्वविद्यालय था। जैसे मोतिहारी में देख लीजिए, मोतिहारी में एमएस कॉलेज है ना, मैंने ज़्यादातर देखे बढ़िया, और मैंने सबसे नंबर 1 में मोतिहारी में एमएस कॉलेज है। तो एक विश्वविद्यालय है, तो उसी विद्यालय को जो है ना, उसी यूनिवर्सिटी को जो है क्या किया जाएगा, अगर मोतिहारी में कोई जो है आंदोलन छिड़ता है तो वहाँ पे जो है एक जो है संस्था बैठा दिया जाएगा। तो उसी प्रकार एक एना वाइमर में था, एना विश्वविद्यालय, वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जो है ना क्या था, केंद्र था। यहीं से जो है कोई चीज़ का जो है ना उद्गम होता था, यहीं से शुरुआत होता था राष्ट्रीय आंदोलन का। बात समझ में आ रहा? उसके बाद जो है ना छात्रों के द्वारा, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो है ना ब्रूसेन सेफ्ट आधा फ है, ब्रूसेन सेफ्ट का जो है ना क्या किया गया था, संस्था का जो है स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा। क्योंकि एक आंदोलन में सिर्फ जो है ना एक शासक का अधिक माने
उसमें हिस्सा नहीं होता है, ये बात हम पहले ही बोल दिए थे। जैसे छात्र आंदोलन हुआ था ना, पटना में हुआ था ना, उसी प्रकार है। तो किसी अगर देश में राष्ट्रवाद फैल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी ही फैलाए, उसमें जो है सामाजिक भौगोलिक हर चीज का जो है ना उसमें महत्व रहता है। ठीक, तो विद्यार्थियों के द्वारा ब्रूसेन-सेफ्ट के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया गया था, हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया गया था। अब ये तो काम हो रहा था, बढ़िया से हो रहा था, चल रहा था। तो उसी में जो है ना शासक हम बताए हैं ना, फ्रेडरिक एंगल जो था नया शासक, और फ्रेडरिक एंगल के बाद जो है ना कौन आया था, फ्रेडरिक के बाद कौन आया था, उसका भाई विलियम प्रथम आया था ना। भाई कौन था, विलियम प्रथम, जो प्रसा का एक डायट का प्रतिनिधि था। जर्मन के संसद भवन को डायट बोला जाता है, ये आएगा क्वेश्चन। जर्मन के संसद भवन को क्या बोला जाता है, डायट। बात समझ रहे हो। उसी डायट का प्रतिनिधि था कौन, तब बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क। वहां का प्रतिनिधि था कहां का, तब प्रोसा का डायट। प्रोसा का डायट का प्रतिनिधि कौन था, तब बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क से कहा कि हो दोस्त सुनो ना, चलो ना हम तोरा के शासक बना दी तेरी, कुछ कर, एकीकरण हो जाई, अच्छा रही, देश एक साथ ग्रोथ करी। तो कहा दोस्त हाँ हम तो चाहते बाड़ी, चलो। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बताओ बिस्मार्क के बगैर विलियम प्रथम जो है ना जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकता था, कैसे, बात समझ रहे हो। या फिर ऐसे भी पूछेगा कि बिस्मार्क न होता तो विलियम प्रथम न होता था, क्या बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर पाता। या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क का जो है जर्मनी में एकीकरण करना संभव था, कुछ पूछ सकता है। दोनों में कोई क्वेश्चन जी है कभी होगा पूछ देगा। तो ये क्वेश्चन जो है आता है, बात समझ रहे हो। तो देखो बिस्मार्क जो है प्रसा का जो है ना क्या था, डायट था, यानी डायट का प्रतिनिधि था, डायट नहीं, डायट का प्रतिनिधि। डायट का मतलब हम बताया है ना संसद भवन होता है, संसद क्या होता है, संसद भवन, बात समझ रहे हो। संसद भवन होता है जिसमें प्रतिनिधि लोग जो है अपना बातचीत बैठक वगैरह करते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है ना जब बिस्मार्क जब बना ना, ये सब तो खत्म हो गया, अब बिस्मार्क के बारे में आते हैं, यही मेन काम किया था। बिस्मार्क आते हैं। बिस्मार्क क्या करता है समझिए, बिस्मार्क क्या करता है, ये तो सबसे पहले ना कूटनीति का जो है ना पूरा महारत हासिल था एक पास, गणतांत्रिक विचारधारा था, गणतांत्रिक विचारधारा के था, कूटनीति से भरा था, कूटनीति से क्या था, भरा था। और उसके बाद ये प्रोसा का क्या था, प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि था डायट का, डायट है ना जी। उसके बाद इसको जो है ना बिस्मार्क को जर्मन का चांसलर बना दिया गया, जर्मनी का क्या बनाया गया, चांसलर बनाया गया, ठीक है। लेकिन जर्मनी का तो चांसलर बनाया गया, लेकिन एक बात हम आपको पीछे बता देते हैं, इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण का पृष्ठभूमि का श्रेय किसको दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही दिया जाता है, क्योंकि उसी ने जो है ना राज्य को, जर्मन राज्य को संगठित करके जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। बात समझ रहे हो। जर्मन राइन राज्य का निर्माण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट किया था, तब वही जाके जो है उस पृष्ठभूमि का तैयार हुआ, तब ना ये लोग आए, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक वगैरह बाद विलियम प्रथम, बिस्मार्क, तब ना शुरू हुआ। तो शुरुआती काम करना बहुत कठिन होता है। आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं ना तो बहुत कठिनाइयों के द्वारा जो है उसको शुरू किया जाता है, बात समझ रहे हो। अब बाद में तो लोग देखा देखी शुरू कर देता है। मान लीजिए आप कोई जो है नया आविष्कार किए, तो उससे पहले कितना मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत, लेकिन उसी आविष्कार को देख के दूसरा कोई चाहेगा तो झट दिन बना देगा ना। तो वही प्रकार होता है, शुरुआती दौर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत जो है ना पृष्ठभूमि का, जर्मन पृष्ठभूमि का तैयार किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट।
किस तरह? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करके। उसी प्रकार एक व्यापारियों के द्वारा भी हुआ था, जाल्वेराइन नामक एक जो है व्यापारी का संगठन था, उसके द्वारा जो है आर्थिक लाभ देने के लिए प्रसा में जो है क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ये जो है प्रोसेस पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन शुरुआत में लास्ट में अंत कौन किया? बिस्मार्क। तो देखो जर्मन का चांसलर जब बना तो कूटनीति था। अब ये तो चाहता था क्या कि हम जो है ना, जो राजतंत्र है, हाँ राजा का तंत्र जो है उसको जो है समाप्त करें, हम प्रजा का तंत्र ले आए, यानी गणतांत्रिक विचारधारा का। लेकिन ये कूटनीति दिमाग लगा यार। दिमाग लगाता है कैसे, क्या करता है सुनो। ये क्या करता है, जितना राजा सब था ना, जितना लोग राजा था, उस राजा से क्या किया, ये दोस्ती कर लिया। माने ये दोस्ती कर लिया। अब कहोगे ये दोस्ती कर रहा है तो मतलब गणतांत्रिक विचारधारा को छोड़ देगा? नहीं, इसके साथ रह के इसको भड़काएगा। बात समझ रहे हो? इसको भड़काने का प्रयास कर रहा है, ना कर रहा है, कूटनीति दिमाग का था। बात समझ रहे हो? तो कूटनीति दिमाग का था ये। तो इसको कहा किया, इससे दोस्ती करता है, भड़काता है अंदरे अंदरे, ना कहता है मतलब तू बारह पढ़े में तेज बना है, तोहर 400+ नंबर आ जाई, तू उठा सकल, भले वो तेज रहो चाहे ना रहो। उसको खूब भड़का रहा है अंदर। भड़काना कथी, मैंने खूब प्रेरणा दे रहा है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और वो ये करो, वो करो। अब ना होता है कि जिसको जो है ज़्यादा बड़ाई कर देगा तो वो जो है ना फूल के बेंग हो जाता है। वही हाल हुआ किसका, जितने भी राजा था, वही जो है ना बिस्मार्क फूला फूला के उस सबको बेंग कर दिया। अब जो फूला फूला का बेंग हो गया वो लाइक नहीं है, तो कन्फर्म में कमज़ोर होना तय है। जब कमज़ोर हुआ ना तो ये जो है फ़ायदा उठाया। क्या किया, ये क्या किया, रक्त एवं लौह का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह का अवलंबन किया। अवलंबन, अवलंबन, ठीक है। रक्त एवं लौह का अवलंबन कौन करता है? तो बिस्मार्क करता है। उसके बाद जो है ना क्या करता है, अनिवार्य सेवा लागू कर देता है। अनिवार्य सैन्य सेवा। अनिवार्य सैन्य सेवा क्या करता है, लागू कर देता है। अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब समझते हो? अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब होता है कि देश में हर व्यक्ति को जो है ना सैनिक में जाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद रक्त एवं लौह का अवलंबन का मतलब क्या है, माने रक्त और लौह, अगर तुमको जान भी दे करके जो है इस देश को आज़ाद करना है, इस देश को स्वतंत्र करना है, इस देश में गणतांत्रिक लाना है, तो तुम रक्त भी बहा दो अपने देश के लिए। मतलब तलवार के साथ जो है गर्दन को हटा दो, रक्त निकाल दो। मतलब कड़ी जो है अपना मेहनत से, कड़ी जो है युद्ध के साथ जीतो, लेकिन जीतो। बात समझ रहे हो? अगर लोहा लेना पड़े तो लोहा लो, लेकिन इसको जो है क्या करो, जीतो। अनिवार्य सेवा लागू कर दिया। उसके बाद होता क्या है, ये कूटनीति लगाता है कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क कैसे कूटनीति लगाता है समझो। पहले क्या करता है, डेनमार्क पर हमला करता है, दोनों गोरा मिलकर। वो जानता था, बिस्मार्क जान रहा है, मान लो ये बिस्मार्क यहां से करते हैं, बिस्मार्क जानता है कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है ना, तो सबसे पहले हमको मेटरनिख को हराना होगा, जो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। तब मेटरनिख, मान लो कि ये मेटरनिख है, आइए मान लो बिस्मार्क है, ये मेटरनिख है, बिस्मार्क है। तब मेटरनिख है ना, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, सबसे बड़ा बाधा मानता था बिस्मार्क। सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? मेटरनिख को मानता था। जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा मानता था तो मेटरनिख को मानता था, कि क्यों किसी का मैटर में जो है ना वो जाके गिर जाता था, कहता कि ना इस मैटर में जो है हम जरूर साथ बनेंगे, साथी बनेंगे। माने किसी के मैटर में जो है ना जाके अपना हस्तक्षेप जमा देना, इसका काम था मेटरनिख का। किधर भी राष्ट्रवाद फैल रहा है तो उसको जो है बंद करा दो, ऐसा ही मतलब नालायक था ही। आप समझ रहे हो? इससे ना होता है आजकल के जो है ना गाँव में देखिएगा, पंचायती किसी का हो, किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई जो है उस मैटर में जो है ना जाके हस्तक्षेप करता ही है ना। तो उसी तरह आजकल के पंचायती तो सब जानते हैं। पहले जो है पंच को परमेश्वर माना जाता था, 5 गो पंच होता था, उसको परमेश्वर मान के जो है ना उसी के बातों पे चलता था। लेकिन आजकल का पंच में मालूम है कैसा कैसा लोग रहेगा। कोनो चोर होगा तो कोनो के बेटा जो है
फरार होगा, लेके भागल होगा। कोई जो है खूब जो है घूम घाम के फेर में छीने रही खूब करता होगा। बात समझ रहे हो? शब्द उल्टा बुला रहा है लेकिन समझिए, बात समझ रहे हो? कोई चोर होगा, कोई डाकू होगा, कोई जो है मैट्रिको को नहीं किया होगा, फेल होगा, कोई 10 जूता गांव में खाया होगा। ऐसा ऐसा लोग जो है ना, आज लोग पंच बना हुआ है, जो खुद का घर नहीं संवरता है और दूसरा का जो है घर का जो है डिसीजन करने के लिए पंच बन जाता है। आज का पंच के हाल ये। लेकिन यही चीज़ मेटरनिक का था क्या? हस्तक्षेप करना इसका जो है काम था। किसी का भी मैटर में क्या करता था? ये हस्तक्षेप करता था। बात समझ रहे हो? तो ये हस्तक्षेप करता था ना, कैसे करता था समझो। तो कहीं भी हस्तक्षेप करता था तब बिस्मार्क सोचा कि सबसे बड़ा बाधक है, पहले एकरे से दोस्ती करके इसका जो है ना पूरा तेल निकालते हैं बढ़िया से इसको हम। रुक जा। तो पहले कहा दोस्त तोरा ऐसा दोस्त हमारा केनाहू ना मिली। अब इससे क्या करता है? दोस्ती करके 1800 जो है ना 1800 जो है ना 60 में क्या करता है? डेनमार्क पर हमला कर देता है। डेनमार्क कथी करता है? 1860 में कथी करता है जी? 1860 सॉरी 1864 में 1864 क्या करता है? डेनमार्क पर हमला कर देता है। 1864 में क्या करता है? डेनमार्क पर हमला कर देता है। किस राज्य के मुद्दा पर? तो होल्स्टीन सेल्सविक लेते हैं पहले, सेल्सविक और होल्स्टीन सेल्सविक और होल्स्टीन राज्य के मुद्दा पर क्या करता है? डेनमार्क पर हमला करता है। कौन? तो ये दोनों गोरा, मेटरनिख और बिस्मार्क दोनों गोरा मिलके आक्रमण करता है डेनमार्क पर। और डेनमार्क पर आक्रमण करता है और जीत भी जाता है। तो जीत जाता है तो क्या करता है? पर्सा का अभी कौन है प्रतिनिधि? कौन था? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है ना क्या करता है? सेल्सविक को ले लेता है और मेटरनिख जो है ना क्या करता है? होल्स्टीन को ले लेता है। अब ये तो युद्ध हो गया, अभी दोस्ती चल रहा है। और ये बिस्मार्क जो था ना अंदरे अंदरे जो है ना सोच रहा था कि कैसे करके इसको हराए। किसको? ऑस्ट्रिया के चांसलर को, मेटरनिख को कैसे भी करके इसको हराना होगा, अंत करना होगा। तभी जाके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक क्या था? तो सबसे बड़ा बाधक था मेटरनिख। पहला मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी, या दूसरा 300 राज्य छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। और तीसरा क्या? तब विषमताएं, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, भाषाई आधार पर धार्मिक, ये सब विषमताएं के कारण क्या था? जर्मनी का एकीकरण सबसे बड़ा बाधक बना हुआ था। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेटरनिख को हराने के लिए क्या किया? दिमाग लगाया बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन सा दिमाग लगता है समझो, यहाँ पे लिखते हैं। ये जो बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क दिमाग लगाता है क्या करता है? इटली का जानता है कि इटली का तो एकीकरण करना चाहेगा, वहाँ का जो शासक है विक्टर एमेनुअल, वो तो चाहबे करेगा माने एकीकरण उसका जब हो रहा था मेरा भी एकीकरण हो, चाहेगा। जब एकीकरण करने का उसका मनोवृत्ति है, यानी गणतांत्रिक आधार पे वो जो है हर चीज़ लाना चाह रहा है, तो जरूर जो है सपोर्ट करेगा ही। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सपोर्ट करता ही है। बात समझ रहे? उसी प्रकार वो भी गणतांत्रिक विचारधारा का था। विक्टर एमेनुअल इटली के एकीकरण में था ना, उसी प्रकार से जो कौन था? ये था, बिस्मार्क भी था। तो करता क्या है? ये दोनों क्या करता है? सबसे पहले मिल लेता है किससे? विक्टर एमेनुअल से मिलता है। विक्टर एमेनुअल से मिल लेता है पहला, और दूसरा मिल लेता है किससे? नेपोलियन से। नेपोलियन तृतीय या नेपोलियन, लुई नेपोलियन कहिए, नेपोलियन से मिल लेता है। तो विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? तो इटली का। आई जो नेपोलियन था ये कहाँ का शासक था? फ्रांस का। बात समझ रहे हो? तो नेपोलियनों को कहा कि दोस्त एक बेर हमरा के मदद करो, हम तो हर जिंदगी भर साथ दें। हमरा के इटली मदद करे था, तू वो मदद कर दो, पड़ोसी बारा कर दो। कहा ठीक है हम कर देंगे, टेंशन नहीं है। तो करता क्या है? ये दोनों गोरा का साथ ले लेता है। बात समझ रहे हो? और साथ लेके क्या करता है? ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है। ऑस्ट्रिया पर क्या करता है? हमला कर देता है। कौन? तो ये बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या करता है? ऑस्ट्रिया पर हमला करता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख बुरी तरह से कूचा जाता है, उसका हार हो जाता है। अब हार हो जाता है तो कहता है बड़ा खुशी,
एक खुशी, बड़ा खुशी, हमारा अंदर बड़ा खुशी यार। अब देखिए संधि वगैरह होता है, सब चीज़ होता है, उसके बाद होता क्या है, फिर दिमाग लगाता है बिस्मार्क क्या कि क्या बोलते हैं, मेटरनिखवा को तो हटा दिए, ये समाप्त हो गया, लेकिन जो है ना दक्षिण इटली जो है, दक्षिण इटली इसमें हस्तक्षेप करेगा, कन्फर्म है हस्तक्षेप करेगा। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में जरूर आएगा ये हस्तक्षेप करने, कौन, तो ये नेपोलियनवा, ये फ्रांस का शासक था, तो इहो नहीं चाहता था कि किसी चीज़ का एकीकरण हो, लेकिन साथ दे देता था कभी कभी, ठीक है, किसी को। तो इहो जो है कन्फर्म है कि हस्तक्षेप करेगा जर्मनी के एकीकरण में, और इटली, दक्षिण इटली के जो है हस्तक्षेप करेगा। अब हस्तक्षेप करेगा ना, तो इसको अब हराना है। आई विक्टर इमैनुअल तो एकीकरण में चाहता ही था, इटली का एकीकरण करना चाहता है, वो अपना एकीकरण कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हई जो है ना नेपोलियनवा, ये जो है ना एकीकरण करना नहीं चाहता था, लेकिन अब इसका उपाय लगाना चाहता था। कैसे लगाया देखो, समझो, अब लगाता कैसे है समझो, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले स्पेन में एक क्रांति चल रहा था, स्पेन में राजकुमार के राजगद्दी का दावेदारी चल रहा था। राजकुमार के, स्पेन में राजकुमार के राजगद्दी का दावेदारी चल रहा था, कि मतलब इस जो है राजगद्दी का दावेदार कौन होना चाहिए, बात समझ रहे हो। तो उस पे जो है ना प्रसा अपना हक जताया कि ना स्पेन पे जो है ना हमारे यहाँ का राजकुमार बनना चाहिए, वहाँ पे गद्दी पे बैठना चाहिए। लेकिन फ्रांस के जो शासक था ये नेपोलियन, ये क्या किया, विरोध किया, प्रसा का विरोध किया कि है तुम्हारा कहाँ से हो गया, वो तो स्पेन का है तो स्पेन न करेगा, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा, हम इसका विरोध करते हैं। अब ये दिमाग लगा, ससुर के नाती तोरा के अब न छोड़म, तू तो हम तोरा के चाहे लेगी, तू खाली हमारा जो है मुद्दा पर, कोनो मुद्दा पर तू दखल अंदाज कर, हम तोहर व्यवस्था लगाएंगे। न होता है कि सोच रहा है कि कहियो हमारा से तोरा बीच जो है खाली युद्ध छिड़े, ओकरा बाद तोहर उपाय लगाते हैं। अब देखो हो गया, बातवा हो गया। अब देखो जैसे ही विरोध किया ना, इसी के बातवा को फ्रांस जो है विरोध किया, तब फ्रांस का बात को जो है ना मरोड़ चरोड़ के, माने तोड़ मरोड़ के क्या किया, इसी के बातवा को प्रसारित कर दिया, कथी में, न्यूज पेपर में। अब न्यूज पेपर में मरोड़ के जैसे ना होता है, बोला आम जो है लिख दिया पेपर में लीची, बढ़ा चढ़ा के ना बात बोला जाता है, तो यही बढ़ा चढ़ा के जो है बात को प्रसा के जो है चांसलर बिस्मार्क, जर्मनी के चांसलर, अब प्रसा का जो है क्या प्रतिनिधि बिस्मार्क क्या किया, इसी बातों को तोड़ मरोड़ के जो है न्यूज में, अखबार में छपवा दिया। अब जो है पूरी तरह से क्रांति फैल गया, पूरी तरह, बाप रे बाप, ले अब इतना ना क्रांति फैला, राष्ट्रवाद इतना ना फैला कि फ्रांस का जो है ना पूरा जो है जड़ को जो है ना पूरी तरह से खुरपी से सोहनी कर दिया। अब ये बेहुदवा तक दिया, अरे बाप रे भाई, काहे ला हम ही जो है इसका बीच में घुस गए हैं, इस सारा तो राष्ट्रवाद जग गया। अब देखो जहाँ मान लीजिए कि गांव है, तो गांव में मुखिया बना हुआ है, अगर चाह देगा पूरा गांव उस मुखिया को हटाने के लिए तो हटा सकता है। तो उसी प्रकार हुआ जब फ्रांस में, पूरा यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैलने लगा, फ्रांस में, स्पेन में, उसके बाद प्रसा में, सब राष्ट्रवाद फैलने लगा। उधर ये फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद फैलने लगा कि तुम सही बोल रहा है, तुम काहे बोला है उसके बीच, उसका दावेदारी हुआ है, तुम काहे उसके बीच में टपका है, काहे टपका है। विरोध होने लगा, इतना विरोध हुआ, बक्का हुआ कि चिढ़ गया, कौन, फ्रांस चिढ़ गया। हाई नेपोलियन बोनापार्ट का होता है, सॉरी बोनापार्ट का, नेपोलियन तृतीय चिढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि तुम विरोध कर रहा है किसी का, विरोध करते करते वो जो है तुम पे भारी पड़ गया, तो चिढ़ नहीं जाता है व्यक्ति, वैसे ही का हुआ कची, चिढ़ गया, कौन, नेपोलियन तृतीय। अब चिढ़ गया तो कहेगा ना छोड़बो तोरा के, हम ना छोड़बो, हाँ तू हमारा के जो है इज्जत ले, ठीक, ना छोड़बो तोरा के हम, तो कहता हाँ जो ना छोड़बे तो हमू देख लें, फड़िया ले बोल जाई। बका किया चिढ़ के का किया, सेडान का युद्ध छेड़ दिया। सेडान का युद्ध, कथी का युद्ध, सेडान का युद्ध, जो 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध छेड़ दिया था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, प्रसा बनाम ये फ्रांस। अब कहोगे सर आप तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर है, अरे जर्मनी का चांसलर है, लेकिन प्रसा का जो है ना क्या था ऊपर, यहाँ प्रसा का क्या था, प्रतिनिधि,
तो प्रसा का प्रतिनिधि होते हुए भी जर्मनी का जो है पूरी तरह से चलाने का काम करता था, तो प्रसा का ही नाम लिया जा रहा है, जर्मनी नहीं। जर्मनी पूरा देश हो गया, प्रसा एक छोटा सा जो है राज्य हो गया। तो प्रसा जो है ना फ्रांस से युद्ध होता है, मतलब नेपोलियन और बिस्मार्क के बीच युद्ध होता है। कौन युद्ध? सेडान का युद्ध। अब सेडान का युद्ध होता है ना, बढ़िया तरह से जो है इसका कुंचाई करता है, खूब हुकाई करता है। कौन? बिस्मार्क। इतना हुकाई करता है कि ये जो है ना हार जाता है। कौन? फ्रांस जो है क्या होता है? हार जाता है। कहता है प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, अपने शरण में लेके जो करे, जो मन करे वो हमको कीजिए, लेकिन हमको शरण दीजिए। कौन? फ्रांस कहता है। कहता है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तुम हार गया, तुम्हारे, हम तो चाहते थे कि तुम हमारे अधीन आ जाओ, और तुम ये चीज़ कर ही लिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बात है, आ जाओ। अब सेडान के युद्ध से क्या हुआ? ये जो है ना एक हो गया। अब फ्रैंकफर्ट की एक संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 1871 में। लोग रहना 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, और इस संधि से जो है ना क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण फिनिश, पूरी तरह से खलास होता है। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन भागी निभाया? पहले तो शुरुआत हुआ विलियम प्रथम, इधर बिस्मार्क, जो मेन जो है एक जो है क्या कहे आइकन के रूप में जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से फिनिश कर दिया। तो पूछेगा क्वेश्चन, बताओ किस युद्ध के पश्चात जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो कहना सेडान के युद्ध 1870। फिर कहेगा किस युद्ध के बाद जो है, किस संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो कहना 1831 फ्रैंकफर्ट की संधि। ये संधि हो गया ना। अब जब ये एकीकरण हो गया ना, तो इस एकीकरण का प्रभाव यूनान, उसके बाद जो है बोहेमिया, हंगरी, ये सब पर जो है क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। आई प्रभाव जो है खूब बढ़िया से पड़ा। देखो कैसे पड़ा, बताते हैं। दिल है कि मानता हूं। चलो अब देखते हैं, ये जब हुआ ना तो एकीकरण का जो है प्रभाव अलग अलग जो है क्षेत्रों पर भी पड़ा। कैसे पड़ता है समझो। सबसे पहले देखिए, आप कहीं गांव में गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, तो पहले से जौन सोच रहा था कि हमको भी गाड़ी खरीदना है, लेकिन खरीद नहीं रहा था, तो वैसे ही जो है ना, जैसे आप खरीदेंगे बट तुरंत जो है वो खरीद लेगा। कहेगा हैं बाप रे बाप, गाड़ी वाला बन रहा है एगो, गाड़ी तेका मांग रही है, तेका जाला तब बाप रे बाप बहाना बतिया लगा, तेल नहीं खे बोलू, फलनावा लग जाएगा बा, चिल्लावा लग जाएगा बा, यहाँ जाएगा बा, वहाँ जाएगा बा। हैं देखा तो हम हमारा लोग पैसा नहीं खे, ढेउआ नहीं खे, खुद खरीद ले लिया। ऐसा होता है। अरे पैसा तो तोरा पहले हो था, पहले खरीद लेवे चाहिए। तो हिसके हिसके गैया भी है, ये हाल हो गया। तो यही हाल हुआ यूनान में। तो मैंने राष्ट्रवाद की भावना 1789 की क्रांति से ही शुरू हो गया था, लेकिन थोड़ा 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 चढ़ा बढ़ा के जो है शुरू कर रहा था, कभी बंद कभी शुरू, कभी बंद कभी शुरू, बस समझ रहे हो। लेकिन ये राष्ट्रवाद जब फैला कब? जब यहाँ पे 1870 में जो है ना, 71 में क्या हुआ, पूरा तरह से जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक, वो जब एकीकरण कर लिया तो हम कहा नहीं कर सकते हैं। तो देखो यूनान में क्या था कि एकीकरण करना पड़ गया, राष्ट्रवाद की भावना जगाना पड़ गया। तो देखो एकीकरण यूनान में हुआ नहीं था, वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जगा। तो देखो यूनान पढ़ते हैं, यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ ये समझ लो। सबसे पहले हम बता रहे हैं एक बात कि जो हंगरी था, बोहेमिया था, हंगरी बोहेमिया जो कोसुत से जो है संपर्क है हंगरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूनान पढ़ते हैं। तो यूनान जो था ना, बहुत पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्तियों का देश था यूनान। यूनान का ज्ञान विज्ञान जो है ना, पूरा यूरोप के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। बात समझ रहे हो, यूनान का ज्ञान विज्ञान जो है ना प्रेरणा का स्रोत था। वहाँ पे ऐसे ऐसे इंजीनियर लोग था, ऐसे ऐसे जो है महान लोग थे, ऐसे ऐसे जो है ना वहाँ का जो है क्या कहें आविष्कारक थे, जो पूरे यूरोप का प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। कौन? यूनान। अब यूनान प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था ना, लेकिन
यहाँ पे ईसाई का ज़्यादा वर्चस्व था। कथी का? ईसाई का ज़्यादा वर्चस्व था। और उसी के बगल में एक तुर्की देश था। कौन देश? तुर्की। जहाँ कौन सा साम्राज्य चलता था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य चलता है। तुर्की के जो है ना शासक को हम लोग खलीफा कहते हैं। तुर्की के शासक को कथी कहते हैं? खलीफा कहते हैं। कथी कहते थे? खलीफा कहते हैं। तो देखो हुआ क्या, समझो हुआ वहाँ क्या था। जो तुर्की का शासक था ना, ये मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम। अब कोई चाहता है कि हम वहाँ पे कब्जा करें और वहाँ का जो है क्या करें, धर्म को हम क्या करें, कन्वर्ट करें। जैसे मुगल लोग आया था ना, मुगल लोग आया और यहाँ पे शासन किया। शासन करने के साथ साथ जो है लोग को कन्वर्जन पर ज़्यादा ध्यान दिया। बस समझ रहे हो, मुगल सब ऐसे ही ना किया था। मुगल सब आया भारत में और क्या किया कि पूरी तरह से आर्थिक रूप से क्या किया, गुलाम बना लिया, सब राज्य पर कब्जा करने लगा। और क्या किया, तलवार के बल पे सबको सलवार पहना दिया, सबको जो है क्या किया, कन्वर्टेड कर दिया। जो आज जो है बाप रे बाप, हम है, हम हैं, हमारा अलावा कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, मतलब कन्वर्टेड लोग ऐसा ऐसा बात करता है कि मत पूछो क्या कहें। और सब जो है एक राजपूत का जो है ना खानदान से जुड़ा हुआ है। सब जो बड़े बड़े जो तुम लोग देख रहे हो, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब राजपूत के खानदान से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो उसी तरह जो है ना यूनान में का किया, खलीफा जो है अपना जो है वर्चस्व जमाना चाहता था कि यहाँ के सब को जो है ना ईसैया को क्या करें, हम कन्वर्ट कर ले इस पे जो है क्या करके, कब्जा करके। तो ये चीज़ हुआ। होता कैसे है समझो, वहाँ पे कब्जा करना चाहा, अच्छा बात है, कब्जा करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कब्जा कर सकते हो। लेकिन मुद्दा कहाँ उठ जाता है कि तुम किसी को जो है ना, तुम किसी को गोद ले लो और उसका पूरी तरह से जो है ना क्या करो, पूरी तरह से तुम वर्चस्व न दो, चाहे उसका जो है ना इज्जत न दो, तो क्या हो जाता है। पनिया कहाँ गया जी? चलो हटाओ। तो मैंने देखो, आप किसी को जो है ना किसी पर कब्जा कर लो और कब्जा करने के बाद जो है तुम क्या करो, उस पर जो है ना पूरी तरह से काम ना करो, दूसरा राज्य में अच्छा करो, ये राज्य में खराब करो। तो यही कारण विद्रोह का फैल जाता है। तो क्या करता है 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी जो है ना विद्रोह फैला देता है तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ विद्रोह फैलाता है। बात समझ रहे हो, तुर्की के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह फैलाता है। कौन? अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। देख लो कैसा कैसा नाम है, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। 1821 ईस्वी में करता है तुर्की के खिलाफ विद्रोह फैलाता है। इसके विरोध से जो है विद्रोह से बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना नहीं प्रभाव पड़ता है जितना चाहिए। अब देखो क्या होता है 1824 में, 1824 में एक इंग्लैंड का कवि था, महान कवि था। कहाँ का था? इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का महान कवि था। इंग्लैंड का महान कवि जो है ना उस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गया। क्या हो गया? शहीद हो गया। इंग्लैंड का जो महान कवि था उस स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? शहीद हो गया। अब शहीद हो गया तो क्या हुआ? अब देखो होता क्या है, कहता है क्या कि ना अब ना छोड़ब, जितना भेल से हो गेल। अब सारा लोग जो है एक हो गया, वहां का सारा लोग एक हो गया। बात समझ रहे हो? अब सारा लोग एक हो गया। बका होता है रूस, इंग्लैंड। बात समझ रहे हो? रूस और इंग्लैंड और साथ में ये यूनान, ये 3-4 ऐसे देश था। ये सब गोरा मिल गया। क्यों मिल गया? कहा कि हम जिस देश से सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आज वो जो है संकट में पड़ा हुआ है, तो क्या उसका मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए मदद। बका हुआ कि एक संधि होता है। बात समझ रहे हो? संधि होता है। अब संधि में क्या होता है ना, संधि में क्या होता है,
ये जो यूनान था, रूस था, यूनान, रूस, उसके बाद जो तुर्की था, फिर फ्रांस भी है, फ्रांस भी था, ये सब क्या किया, संधि किया। संधि करने के बाद क्या होता है, संधि करने के बाद क्या होता है, संधि करने के बाद क्या होता है, तीनों चारों गोरा संधि किया। संधि कैसे करता है समझा दे रहे हैं। जैसे संधि क्या करता है, 1828 में संधि करता है, और इस संधि में जो है ना कौन कौन शामिल लिया, तुर्की, सॉरी तुर्की कह रहा है, इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, फ्रांस भी आ गया था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूनान तो था ही, ठीक। तो यूनान को ही सपोर्ट कर रहा था। तो ये तीनों गोरा मिल के 1828 में क्या किया, एक संधि किया, और उस संधि के पश्चात क्या किया, इस पे हमला करता है। ये तीनों गोरा जो है ना मिल के तुर्की पर हमला करता है। अब तुर्की पर हमला करता है तो तीन गो देश जहाँ रहेगा वहाँ एक देश के पछाड़ नहीं देगा, बिल्कुल पछाड़ देगा। अब जो है इस पे हमला करता है, वह इसका जो है ना पराजय हो जाता है, और ऑटोमन साम्राज्य का क्या होता है, अंत होता है। ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है, अंत होता है। किसके द्वारा, ये तीनों के द्वारा। क्योंकि यूरोप का जो है ना पालना एक प्रकार से देखा जाए तो ये कौन था, तुर्की, सॉरी यूनान का पालना तुर्की था, यह पालन पोषण करता था, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाता था जिस तरह से चाहिए। इसलिए कहा गया है कि किसको जो है ना यूरोप को मरीज कहा गया है, तो तुर्की को कहा गया है। यूरोप का मरीज किसको कहा गया, तुर्की का। क्यों, क्योंकि तुम जिसको पालने के लिए लिए हो उसको ठीक से पालन पोषण कर ही नहीं रहे हो। तो किसको पालने के लिए लिया था, तो यूनान को जो है ना उस पर अपना वर्चस्व जमाया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ा था। तो 3 गो 4 गो क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, बोलो यूनान का पालना किसे कहते हैं, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तो तुर्की को। बात समझ में आ रहा है। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का था, तो तुर्की का। तुर्की के जो है ना शासक को क्या कहते हैं, खलीफा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद 1828 में है ना जब ये हरा देता है तुर्की को, तो एक संधि होता है एड्रियानोपल की संधि 1829 में। 1829 में क्या होता है, एड्रियानोपल की संधि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एड्रियानोपल। बहुत बच्चा जो है एड्रियानो पुल कह देता है, पुल नहीं था जी, एड्रियानो पल था। तो एड्रियानो पल का क्या होता है, संधि। संधि मतलब क्या, एक होना। एड्रियानो पल की संधि होता है, और उस संधि के तहत जो है क्या होता है, 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया का बैठक होता है, संधि कह सकते हो। उसके अनुसार का होता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित। यूनान को कुस्तुनतुनिया के जो है ना संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। यहाँ से ये स्वतंत्र हो जाता है। तब पूछेगा बताओ कि कब जो है ना कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ था, 1832 में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था, 1829 में। बात समझ रहे हो। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस मिल के कब जो है तुर्की पर हमला किया यूनान के सपोर्ट में, तो कहना 1828 में। कहेगा लॉर्ड वायरन जो था कवि, इंग्लैंड का कवि कौन था, लॉर्ड वायरन इंग्लैंड का जो कवि था, उसका जो है शहीद कब हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम में था 1824 में। उसके बाद कहेगा तुर्की के खिलाफ जो है कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता संग्राम में विरोध किया था, तो कहना अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। ठीक। कहेगा तुर्की के खलीफा को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तुर्की के शासक को क्या कहा जाता है, तो कहना खलीफा। कहेगा रूस के शासक को क्या कहा जाता है, रूस के शासक को, तो कहना जार। क्या, जार। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि से क्या होता है, यूनान स्वतंत्र रूप से एक देश घोषित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना चैप्टर क्या होता है, फिनिश हो जाता है, चैप्टर फिनिश होता है। अब इसका रह गया ना कि सर बताइए ऐसा कुछ चीज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर आने के चांसेस रहता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आने का चांस रहता है। तो देखो सबसे पहले तो 1830 1848 की क्रांति फ्रांसीसी,
ये दोनों का हमेशा चांस रहता है कि आ जाए। गैरिबाल्डी की कार्य ये आ सकता है। उसके बाद मेटरनिक युग क्या है ये आ सकता है ना। उसके बाद कहेगा इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त वर्णन दे, जर्मनी के एकीकरण पर संक्षिप्त वर्णन दे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद कहेगा इटली के एकीकरण में कौन कौन से जो है शासक मिलकर जो है अपना कार्य किया था, क्या क्या कार्य था इसको बताइए। इस तरह से जो है ना आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो है ना क्वेश्चन का जो है ना हम लोग एक आंसर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।